उसका सारा क्रियाकलाप आ जाएगा, वो क्या क्रियाएं करता है, वो कौन से काम करता था। ठीक है, सभ्यता के अंदर आ जाएगा कि वो किस तरह से भौतिक पहलू यानी फिजिकल एस्पेक्ट्स आते हैं उसमें। ठीक है, अतीत के बारे में कुछ हम जान सकते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को ले लेते, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, क्या कहाँ रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। फिर हमारा सिंधु सभ्यता आ गया, सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, क्या करते थे, क्या पहनते थे। ठीक है, फिर उसी तरीके से पहले लोग क्या करते थे, नदी के किनारे रहते थे। ठीक है, क्यों रहते थे नदी के किनारे, इसलिए रहते थे क्योंकि वहां पे पानी अवेलेबल था। अब तो अभी जैसा है नहीं कि अभी हम लोग कहीं पर से भी बस मोटर से पानी लेते हैं। जिंदगी आज की चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि इंसान ने बहुत डेवलप कर लिया। उस समय कुछ भी नहीं था, जहाँ पे पानी था लोग वहीं पर रहते थे, क्योंकि जहाँ पे पानी था वहीं पर पानी से पानी पीते थे, वहीं वहीं की चीजों को, वहां पे पौधे कुछ उपजा लेते थे, वहीं वहीं पर लकड़ी मतलब जंगल होता था, खेत होता था, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ हो नहीं सकता। जब तक पानी नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, पी नहीं सकते हो, मतलब पानी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइफ के लिए। तो लोग कहाँ बसते थे, तो नदी के किनारे बसते थे। ठीक है, काम क्या करते थे, शिकारी, पहले शिकारी संग्रह थे, क्या करते थे, जंगलों का बीज शिकार करते थे, मतलब फल अखेटक, मतलब कि जंगल जंगल फल खाते थे, जंगली फल खाते थे, पशुओं को मारकर खाते थे, शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा वो डेवलप हुए, तो फिर क्या करे, पशुओं को वो पालने लगे। जब उनको लगा कि नहीं पशु है, जैसे कि गाय है, तो गाय से क्या हुआ, दूध उनको मिलने लगा, तो वो पशुओं का इंपॉर्टेंस समझ गए। तो फिर वो क्या करने लगे, पशुपालक हो गए, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। पशुओं के, क्योंकि जब गधे थे उस पर बैठ के वो सवारी लगे उनको, बाद में उनको माइंड आया कि वो गधे पे बैठ के सवारी कर सकते हैं। गाय से उनको आया कि वो पशु पालेंगे तो उनका दूध पी सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर पशुपालक बन गए। फिर वो क्या करें, कृषक बन गए। धीरे धीरे वो कृषक, मतलब उनको खेती का ज्ञान हो गया। खेती करने का ज्ञान कब आया है, 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य को कृषि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जब लोग कृषि करने लगे तो फिर वहां पे वो रहने लगे। ठीक है, ग्रोथ और हुआ, तो वो कृषक से फिर एक जगह पर रहने लगे, वहां पर रह के खेती करने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उससे आगे बढ़े तो फिर एरिया वाइज पर सब लोगों का कब्जा होने लगा, जो जहां पर बसे उनका कब्जा हो गया। ठीक है, फिर शासक शासक मतलब शासक लोग आने लगे, राज बन गया, धीरे धीरे राष्ट्र का निर्माण होने लगा, फिर व्यापार होने लगा। उसी तरीके से अब इसमें क्या हो गया, वर्ग में लोग बंटने लगे। ठीक है, तो हर सभ्यता में क्या, सारी सभ्यता में क्या क्या चीज आने लगी थी, कृषक, शासक, व्यापारी आ गए, पुरोहित आ गए, जो पंडित लोग होते थे, शिल्पकार हो गए, जो कारीगर हो गए। ये बहुत जब ग्रोथ कर गया तो ये सब होने लगा। ठीक है, तो वेन फेयर और हॉम में इतना कुछ खास नहीं है, यही है। और जहां तक वो सभ्यता की बात, तो वो एक अलग चैप्टर है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, जैसे जिसमें हो जाएगा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब सारी सभ्यता को हम सिंगल सिंगल लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, अब इतिहास की तिथियों को लिखने की पद्धति क्या है। ठीक है, ये तो हो गया वेन, वेयर और हाउ में, बस इतने ही डिस्कशन है कि क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे कैसे उन्होंने आगे अपनी जिंदगी को ग्रोथ डेवलप किया, डेवलप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति क्या है। इतिहास में तिथियों को हम कैसे जानते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे कि 2021, 20, 19, तो ये कैसे बना ये बताते हैं। तो इस तिथियों की गणना किससे की जा सकती है, ईसाई धर्म
कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तब से तिथि लिखने की पद्धति शुरू हुई है, ईसा मसीह के जन्म के बाद से। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियों को हम क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, मतलब बीएफ, बिफोर बीसी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बीसी। और जन्म के बाद की तिथि को एनो डोमिनी यानी एडी, एनो डोमिनी। अब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, तो उनके जन्म से पूर्व की तिथि को बिफोर क्राइस्ट, आप इस टाइप से समझ सकते हैं। एक मैं या मसीह के जन्म के बाद और ये पहले। तो अभी क्या है, वो जन्म के जब बाद हुआ तो वो 1 2 3 4 स्टेप चलने लगा, और पहले क्या था, इधर से बैक चलता था, बैक। ठीक है, जन्म के पहले और ये जन्म के बाद। तो तिथि को क्या कहते हैं? जन्म के पूर्व को हम बिफोर क्राइस्ट के रूप में जानते हैं, और जन्म के बाद को एनो डोमिनी। कभी कभी हम एडी की जगह पर सीई का भी यूज कर सकते हैं, सीई तथा बीसी की जगह बिफोर क्राइस्ट बीसीई का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ईसा मसीह के जन्म के पहले बिफोर क्राइस्ट, जन्म के पहले, और ये जन्म के जिनके बाद। सीटेट में इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जन्म, ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि को हम किस तरह मापते हैं, किस यानी क्या पद्धति द्वारा मापा जाता है। तो हम उसको, वहां पे ऑप्शन रहेगा तो हम बीसी करेंगे यानी बिफोर क्राइस्ट। अगर जन्म के बाद पूछेगा तो एनो डोमिनी मतलब एडी, जन्म के बाद। ठीक है, ये हमारी लिखने की जो आज तक चल रही है। सेकंड, ये तिथि को लिखने की, समझने की विधि हो गई। अब इतिहास के स्रोत क्या है? इतिहास के स्रोत मतलब किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र के इतिहास को, किसी भी राष्ट्र के अतीत को समझने के लिए या जानने के लिए हम वहां की क्या क्या चीजों का निरीक्षण करेंगे या क्या क्या चीजों को वहां जाकर के जानेंगे, ताकि हमको उसके अतीत के बारे में पता चले कि अतीत में वहां के लोग कैसे, हर सभ्यता का रहने सहने का ढंग, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ अलग होता था। तो उसका हम वहां पे जाके वहां की चीजों को निरीक्षण करके पता चलता था कि उस सभ्यता में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे कृषि करते थे, उनके औजार क्या थे, उनके खेती करने के तरीके क्या थे, कौन कौन से पशु को पोसते थे, कौन से धर्म को मानते थे, कौन सी देवी देवताओं को मानते थे। तो ये सब जानने के लिए हमको उसके स्रोत के बारे में जानना जरूरी, कि वहां की क्या क्या चीजों का हम निरीक्षण करेंगे तो हमको ये जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आज भी जब भी इतिहास, किसी भी राष्ट्र के इतिहास को जानना, तो वहां पे किस जमीन को खुदाई करते हैं, वहां तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जैसे सिक्के निकलते हैं, जैसे कि पुरानी किताबें निकलती हैं, कोई बहुत पुराना स्मारक है। ठीक है, पुराने साहित्य हैं, साहित्य से भी हमको जानकारी मिलते हैं, क्योंकि हर सभ्यता में तो कोई ना कोई इतिहासकार होते थे। ठीक है, विदेश, जब एक विदेशियों का विवरण, मतलब जब कोई दूसरे देश का आदमी किसी देश में आकर रहता था, तो वो भी जब अपने देश जाता था तो वो सारा अपना लिख करके जाता था कि ये यहाँ के लोग ये करते थे, वहां के लोग ये करते थे, इस तरीके से। तो ये स्रोत हो गए कि, तो इसमें समझे कि स्रोत कौन कौन से हैं। फर्स्ट में अगर सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो तो अभिलेख होता है। अभिलेख, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं?
इंस्क्रिप्शन, याद रखना, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, सेकेंड हो गया, दूसरा हो गया कॉइन्स यानी सिक्के। अभी जैसे कि हम लोग 5 के सिक्के, 10 के सिक्के यूज करते हैं, 2 के सिक्के यूज करते हैं, तो हो सकता है आज से 100 साल के बाद जब हम लोग की सभ्यता के बारे में जब जब इतिहास बनेगा, जब लोग जानने की कोशिश करेंगे आज से 100 साल के बाद जब हम लोग के, तो ये सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, कि हम लोग किस सिक्के का यूज करते, तो उसी तरह आज से हम लोग अगर 2500 साल पीछे जाएं, तो या ईसा मसीह के पूर्व जाएं, सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, और ईसा मसीह के जन्म के बाद अगर आ गए, तो इंडिया में जितने भी शासकों ने शासक किया, या अदर देश में जैसे कि कोई भी देश तो आप ले लो, अमेरिका ले लो, ब्रिटेन ले लो, किसी भी पूरे देश, जो पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे कहीं किसी भी सभ्यता और समाज के बारे में अगर हम वहां पे जाकर अगर निरीक्षण करेंगे, तो वहां पे जानने के लिए क्या कॉइन्स तो मिलेंगे ही, मतलब कौन सी मुद्रा का यूज करते थे, तो उससे हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है, कि मुद्रा किस चीज के बने होते थे। एक जमाने में तांबे के होते थे, सोने के होते थे, चांदी के होते थे, तो उस तरीके से इसके बारे में ये भी एक अच्छा स्रोत है हमको इतिहास की, इतिहास का स्रोत, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्रोत है इतिहास को जानने का। ठीक है, अब पुरातत्वीय स्मारक हो गया। पुरातत्वीय स्मारक जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल इवेंट, पुरातत्वीय स्मारक। स्मारक से हमारा तात्पर्य है बहुत बड़ी बड़ी प्राचीन इमारतें, जैसे हो गया आपको, जैसे आज हमारे बीच में क्या है, लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, बहुत सारी अराकोट की मंदिर है, बहुत सारी पुरानी पुरानी मंदिरें, मस्जिदें, मूर्तियां, स्मारक, मूर्तियां भी इसमें आती हैं, मूर्तियां। बड़ी उससे भी हम इतिहास के, उससे भी उस समाज के इतिहास के बारे में हमको पता चलता है कि स्मारक में बहुत सारे पहले दीवारों में उकेरे जाते थे। आप देखिएगा जाकर, आप कहीं भी आप पुरानी किले में जाइएगा, तो वहां पे वहां के लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, वहां कुछ तस्वीरें बनी होती है जिसमें वहां के कुछ देवी देवताओं के बारे में पता चलता है, लोग वहां पे किस टाइप के कपड़े पहनते, उस टाइप के कुछ पिक्चर्स बने होते हैं। तो स्मारक से भी हमको बहुत ज्यादा समाज के बारे में, उस इतिहास, मतलब राष्ट्र के समाज के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि किस टाइप के लोग थे वहां पे, किस टाइप के सभ्यता थी, क्या लोग पहनते थे, क्या थे। अब पुरातत्वीय स्मारक में ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कौन सी चीजें आ जाती हैं, इमारतें, मंदिर, मूर्तियां, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। किले आ जाती हैं बहुत। हेलो, ठीक है, इसकी जगह तो आप लिख सकते हैं थर्ड। ये थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ, फोर्थ हो गया साहित्य। साहित्य भी एक बेहतरीन स्रोत है, इतिहास को जानने का एक बेहतरीन स्रोत क्या है, साहित्य। साहित्यिक स्रोत में क्या आ जाता है आपको, पुराने जमाने में तो
लोगों के पास ना पेन था, ना कलम था, ना उतनी ज्यादा कॉपी थी, उतना ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट तो लोग में था नहीं। तो पहले के लोग कैसे इतिहास लिखते थे? पहले के लोग इतिहास पत्तों पे लिखते थे। ताड़ का पेड़ होता है, उसके पत्तों पर इतिहास लिखा जाता था। वो लकड़ी का एक नुकीला टाइप का बना हुआ था होता था, और उसको ताड़ के पत्तों पे ही लिखा जाता था। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊपर स्रोत, मतलब ताड़ के पत्तों पे लिखते थे हम, और पांडुलिपियों पर। ठीक है। बहुत सारे ऐसे साहित्य हमें मिले हैं, जैसे कि आप कौटिल्य का शास्त्र है, मनुस्मृति है, राक्षस है, कालिदास का मालविकाग्नि, न्यायचंद्र का काव्य हो गया। ये सब क्या है? एक साहित्य है जो धार्मिक स्रोत भी है और वैदिक साहित्य, धार्मिक और सांस्कृतिक सब बारे में जानकारी हमें देता है। ये सब साहित्य है। ठीक है। फिफ्थ हो गया हमारा, इसमें लिख देते कि ये क्या होते थे? ताड़ के पत्तों पे, ताड़ के पत्रों पे लिखा जाता था। ताड़ के पत्रों पे। ठीक है। फिफ्थ हमारा हो गया विदेशियों का विवरण। कोई दूसरे देश के लोग हम लोग के देश में आते थे, जैसे विदेशियों का विवरण पहले हम लिख देते हैं। विदेशियों का विवरण मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। इसके हिसाब से अकाउंटेंट्स ऑफ द फॉरिजन, इसको इंग्लिश में हम समझ जाते हैं अकाउंटेंट्स ऑफ फॉरिजन। फॉरेनर्स। ठीक है। हेलो, जो समझ में नहीं आया मैडम से आप लोग पूछ सकती हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे आप मुझे बोल सकते हैं, मैं वहां पे आपको समझा दूंगी। ठीक है। जैसे हमारे भारत का अगर हम बात करते हैं अपने भारत की, तो हमारे प्राचीन भारत में बहुत सारे विदेशी आए जिनका विवरण हमें मिलता है। जैसे कि यूनानी आते थे बहुत सारे, चीनी, अरबी, फारसी, बहुत सारे लोग हमारे देश में आए और हमारे देश के बारे में लिख करके ले गए। जैसे आप टेसियस हो गया, जो एक यूनानी था, जो मेगास्थनीज हो गया, टॉलमी हो गई, प्लिनी की आपके नेचुरल हिस्ट्री जिन्होंने लिखी है वो हो गए। अरब के एक लेखक थे अल-बरूनी, जिनका एक बुक है तारीख हिंद और किताबुल हिंद, जो मध्यकालीन भारत में हमारे देश में आया और उन्होंने हमारे समाज के रीति रिवाज के बारे में सारा लिखा। ठीक है। तो फाहियान जी आए, फाहियान आए, हिंसांग आए, इत्सिंग आए। ठीक है। तो ये सारे आए यूनानी, हमारे देश में यूनानी थे, चाइनीज थे, अरबियन थे, सब लोग आए हमारे देश के बारे में। उन्होंने लिखा कि यहाँ पे उस टाइम लोगों का रहन सहन क्या था, कैसे शासक लोग शासन करते थे, राजा प्रजा के बीच क्या संबंध थी, नाप तोल की विधि क्या थी, सभ्यता क्या थी, धर्म क्या था, बहुत सारी चीज, मतलब सारी चीज उन्होंने, किस तरीके का शासन होता था, वो सारी चीज इन्होंने सारा लिख के हम लोग के गए, जिसका हम अध्ययन अभी भी कर सकते हैं। ठीक है। जिनकी बुक अभी भी हमारे बीच में है, उन्होंने अपना विवरण दे के गए हैं, और जिनकी बुक हमारे बीच में है, जिसको हम अभी भी पढ़ करके अपने प्राचीन भारत के बारे में
बहुत सारी जानकारी एकजुट कर सकते हैं कि प्राचीन भारत में लोग कैसे रहते थे, क्या वेयर करते थे, क्या खाते थे, शासन किस तरीके का होता था। तो ये 5 चीजें बता दी मैंने आपको। क्या क्या आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो। समझ में आया आप लोग को? हेलो, हेलो, मैं रिपीट कर दूं? हेलो। ठीक, हाँ, हेलो। हाँ, ठीक है, तो कंटिन्यू ये रखिए। हेलो। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं जो मैं अभी आपको लिख देती हूँ सीरियल वाइज। फर्स्ट है क्या? अभिलेख हो गया। ये क्या स्रोत है? अभिलेख। सेकंड हो गया सिक्के यानी क्वाइंस। थर्ड हो गया पुरातात्विक स्मारक, पुरातत्वीय हो गया। फोर्थ हो गया साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। फिफ्थ हो गया आपको विदेशियों का विवरण। ठीक है, ये 5 चीजें हो गई। क्या किसी भी सभ्यता की, किसी भी समाज के, किसी भी राष्ट्र के चीजों को, उसके अतीत के बारे में जानने के लिए अगर हमको उसका अध्ययन करना है तो हमें उस जगह की इन 5 चीजों को जानना पड़ेगा। ठीक है, या वहां जाकर निरीक्षण करके जो भी चीज वहां मिले उस हिसाब से इतिहास का, उस समाज का हम लोग ये करते हैं कि उस समाज के लोग कैसे रहते थे। स्रोत है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। ये सोर्सेज है किसी भी समाज के, राष्ट्र के इतिहास को जानने का, ये एक बेस्ट सोर्स है। तिथि के बारे में समझ में आ गया कि तिथियों का कैसे करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले को बिफोर क्राइस्ट और जन्म के बाद को एनो डोमिनी यानी एडी। कभी कभी एडी की जगह एरा भी कभी यूज करते हैं, याद रखना है, कॉमन एरा। और बीसी की जगह यानी बिफोर क्राइस्ट की जगह बीसीई का भी प्रयोग किया जाता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब भारतीय इतिहास का, भारत के इतिहास का अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास का विभाजन किन किन कालों में किया गया है। यानी भारतीय इतिहास को हम वर्गों में बांट कर पढ़ते हैं, क्योंकि भारत में तो कई लोगों ने शासन किया, तो उसे हम एक पूरी एक वर्ग में तो नहीं, उसको इतिहासकारों ने कई वर्गों में बांटा है। ठीक है, जैसे कि 1851 ईस्वी में स्कॉटलैंड के हमारे दार्शनिक थे जेम्स मिल ने, उन्होंने अपनी किताब में किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया। जैसे भारतीय इतिहास का विभाजन पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन 1851 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे क्या? जेम्स मिल। इन्होंने क्या बताया
अपने किताब में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने बताया कि भारत में 3 वर्गों ने शासन किया, जिसे फर्स्ट हिंदू, सेकंड जब मुस्लिम देशों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किए और यहाँ के सारे हिंदू राजाओं पर अपना कब्जा कर लिया, और फिर थर्ड फेज में मुस्लिम, जैसे मुगल काल था, मुगल काल लास्ट था हमारा, आप जानते होंगे। मुगल लोगों पर आके ब्रिटिश लोगों ने अपना कब्जा किया, ठीक है। तो उन्होंने इसी हिसाब से भारतीय इतिहास को 3 वर्ग में विभाजित किया, जिसे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश कालखंडों के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। जेम्स मिल जो थे हमारे, उनको ऐसा लगता था कि भारत में जब अंग्रेज आए थे, तो उनको लगा था कि इससे पहले सिर्फ यहाँ हिंदू और मुसलमान राजाओं का ही शासन चलता था, परंतु उनका मानना अन्य वैज्ञानिकों ने उन्हें ये गलत बताया, यानी वो उनका मानना गलत था। क्योंकि अगर हम और प्राचीन भारत में अगर जाते हैं, अगर हिंदू शासकों से पहले, जैसे मगध के राजाओं के पहले, मगध में जो शासन करता था, यहाँ के राजा जो शासन करते थे, मगध के शासक लोग थे, उनसे भी अगर हम पहले जाएं तो उससे पहले बौद्ध जैन धर्म के लोग थे, और वहां उस समय उस टाइप के राजा लोग थे, ठीक है। तो जैसे बिंदुसार हो गया, बिंबिसार हो गए हमारे, ठीक है। और बौद्ध जैन धर्म के मानने वाले लोग बहुत सारे थे, क्योंकि सबसे शुरू का धर्म तो बौद्ध जैन था, उसके बाद ही दूसरा धर्म आया यहाँ पे। जेम्स मिल के ने जो भारतीय इतिहास काल का विभाजन किया, उनके इस विभाजन को दूसरे इतिहासकार जो थे उन्होंने गलत ठहराया, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर उन्होंने भारतीय इतिहास का विभाजन कर दिया था। लेकिन जो अन्य इतिहासकार लोग थे, जो बाहर के थे, जो पश्चिमी के थे, जो मतलब बाहर देश के इतिहासकार लोग थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में, उन्होंने भी 3 ही भागों में विभक्त किया। लेकिन उन्होंने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित किया, ठीक है। इन्होंने क्या विभाजन किया था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश काल में हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। लेकिन इनके विभाजन को अन्य इतिहासकारों ने गलत बताया, क्योंकि इनका विभाजन धर्म के आधार पर आधारित था। उन्होंने भारतीय इतिहास को, पश्चिमी इतिहासकारों ने, जो बाहर के इतिहासकार आए, पश्चिमी इतिहासकारों ने क्या बताया, भारतीय इतिहास को कौन से विभक्त किया? उन्होंने प्राचीन, मध्य और आधुनिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के रूप में उन्होंने भारतीय इतिहास को विभक्त किया, ठीक है। चलिए, आज हम लोगों ने इतना सारा टॉपिक पढ़ लिया। इतना समझने में आपको, फिर इसका डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। इन्होंने जो विभाजन किया और इनके विभाजन को हम, जैसे इन्होंने प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये तीनों चीज को हम अलग अलग पढ़ेंगे। प्राचीन काल में क्या था भारत का इतिहास,
मध्यकाल में फिर क्या था, कैसे शासक लोग शासक करते थे, फिर आधुनिक काल में जब ब्रिटिश लोग आए तो फिर किस तरीके का शासन हुआ। तो इसको हम सिंगल सिंगल आगे पढ़ेंगे। ये याद रखना है कि ये वाला विभाजन आज हमारे भी मान्य नहीं है। इस विभाजन को लोग त्रुटिपूर्ण मानते हैं, इसलिए इसे इतिहासकार लोग कोई मान्यता नहीं देते। विभाजन जो ये वाला सही है, पश्चिम, मध्य और आधुनिक, जो हमारे बहुत सारे पश्चिमी इतिहासकारों ने किया है। ठीक है, अब इसको हम टॉपिक्स वाइज अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इससे जुड़ी सारे भी पीडीएफ मैं आप लोगों को क्लास के बाद सेंड कर दूंगी। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर से आ ही जाते हैं। जैसे कि स्रोत, जब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्रोत हैं। तिथि वाला जो मैंने बताया है, तिथियों से एक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं कि क्या तिथियों को जानने की, लिखने की पद्धति क्या थी। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसका विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड आज का क्लास आपको कैसा लगा? ये बताइए। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ स्टूडेंट।